दिल्ली की 26 अगस्त 2012 की वो शाम, स्काई ब्लू रंग का कुर्ता पहने 16 साल की गीता और उसका छोटा भाई 14 साल का संजय नेवी कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के घर से बड़े उत्साह के साथ निकले थे। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम के लिए ऑडिशन देना था। दोनों बच्चे बस स्टैंड पर खड़े और ऑटो का इंतजार कर रहे थे। धौला कुआं का वो चौराहा लोगों से भरा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। तभी एक मस्टर्ड रंग की पुरानी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने बड़ी शराफत से पूछा, बेटा कहां जाना है? हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। गीता और संजय जो एक फौजी परिवार के अनुशासन में पले बड़े थे, उन्हें लगा कि शायद कोई भला आदमी उनकी मदद कर रहा है। जैसे ही दोनों बच्चे कार की पिछली सीट पर बैठे, कार की सेंट्रल लॉकिंग की वो क्लिक की आवाज उनकी जिंदगी की आखिरी आवाज बन गई। वो कार किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि मौत के एक ऐसे सफर पर निकल पड़ी थी जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उस कार के अंदर दो ऐसे दरिंदे बैठे थे जिनके दिमाग में इंसानियत का कोई कतरा नहीं बचा था। इन दोनों का कैरेक्टर ग्राफ समझना जरूरी है। एक तरफ था असली मुजरिम नंबर 1, जो शक्ल से जितना भयानक था, दिमाग से उतना ही भेड़िया। वो पेशेवर मुजरिम था जो जेल से फरार होकर रातों रात अमीर बनने के लिए किसी बड़ी फिरौती की तलाश में था। दूसरी तरफ उसका साथी जो उतना ही शातिर था। जब उन्हें पता चला कि बच्चे एक नेवी ऑफिसर के हैं, तो उनकी आंखों में लालच की चमक आई। उन्होंने सोचा कि कैप्टन चोपड़ा से करोड़ों रुपए वसूल करेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो बच्चे फौजी का खून है, जो मौत से डरते नहीं बल्कि उससे आंख मिलाकर लड़ना जानते हैं। कार धौला कुआं से निकलकर रिज रोड की सुनसान वादियों की तरफ मुड़ गई, जहां सिर्फ अंधेरा था। इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौरान जब बच्चे गायब हुए, तो पुलिस को पहला बड़ा रेड हेरिंग मिला। कैप्टन चोपड़ा के एक पुराने सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जिसने हाल ही में कोर्ट मार्शल झेला था, उसका रिकॉर्ड सामने आया। इस ऑफिसर ने कैप्टन को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें देख लूंगा। पुलिस को लगा कि यह बदले की आग है। तीनों दिन पुलिस ने उस ऑफिसर को उठाया, इंटेरोगेशन रूम में पूछताछ की और उसके हर एक ठिकाने की तलाशी ली। पूरा मीडिया फोकस उस ऑफिसर पर शिफ्ट हो गया। कैप्टन चोपड़ा को भी लगा कि शायद उनकी नौकरी की वजह से उनके बच्चे मुश्किल में, लेकिन तीर निशाने पर नहीं था। जब उस ऑफिसर का एयर टाइट एलिबाई सामने आया कि वो उस वक्त हॉस्पिटल में था, तो पुलिस के हाथ से पहला बड़ा मौका निकल गया। असली कातिल अब भी आजाद घूम रहे थे। कार अब अपर रिज रोड की उन सुनसान वादियों में दाखिल हो चुकी थी, जहां सन्नाटा भी चीखता है। दरिंदों ने गीता के साथ बदतमीजी करना शुरू किया। 14 साल का संजय, जो उम्र में छोटा था लेकिन हौसले में किसी पहाड़ से कम नहीं था, वो एक ढाल बनकर अपनी बहन के सामने खड़ा हो गया। संजय ने अपने नन्हे हाथों से दरिंदे का गला दबाने की कोशिश की। उसने दूसरे के हाथ पर इतनी जोर से काटा कि उस दरिंदे का मांस निकल आया। उस बंद कार के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ गई थी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी। गीता ने कार की खिड़कियों पर इतने जोर से मुक्के मारे कि उसके हाथ लाल हो गए। संजय ने उन दरिंदों को इतना थका दिया कि वो बौखला गए। लेकिन एक 14 साल का बच्चा आखिर कब तक दो दरिंदों का मुकाबला करता? उन दरिंदों ने देखा कि संजय उन पर भारी पड़ रहा है। उन्होंने एक लोहे की रॉड से संजय के सिर पर इतने वार किए कि उसने अपनी बहन की गोद में ही दम तोड़ दिया। एक 14 साल का बच्चा अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए शहीद हो गया। उसके बाद जो गीता के साथ हुआ, वो बयां करना गुनाह है। गीता ने आखिरी सांस तक उन दरिंदों के बाल नोचे, उन पर हमला किया, लेकिन अंत में वो भी शांति की नींद सो गई। 28 अगस्त को एक चरवाहे ने झाड़ियों में 2 लाशें देखी। क्राइम सीन इतना भयानक था कि पुलिस ऑफिसर्स की रूह कांप गई। संजय की लाश को देखकर लग रहा था कि उसने हर जख्म अपने सीने पर लिया है। गीता की आंखों में अब भी वो खौफ था जो उसने आखिरी पलों में देखा था। रिज रोड की वो मिट्टी
आज भी उन दो मासूमों की गवाही देती है। जब लाशें मिली तो एक नया मोड़ सामने आया। संजय के जिस्म पर कुछ ऐसे निशान थे जिसे देखकर एक जूनियर डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद ये ऑर्गन स्मगलिंग का मामला है। पूरी दिल्ली में किडनी गैंग का डर फैल गया। पुलिस ने हर उस हॉस्पिटल और इल्लीगल क्लिनिक पर छापा मारा जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता था। 5 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में भटकती रही। पुलिस ने कई निर्दोष लोगों को उठाया, कई फेक डॉक्टर्स को पकड़ा, लेकिन असली कातिलों का कोई सुराग नहीं था। यह दूसरा रेड हेरिंग था जिसने असली मुजरिमों को दिल्ली से भागने का पूरा वक्त दे दिया। जब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो साफ हुआ कि निशान सर्जरी के नहीं बल्कि बेरहमी से किए गए वार के थे। दिल्ली पुलिस के लिए यह केस एक अग्नि परीक्षा बन गया था। पूरा देश सड़कों पर था। इन्वेस्टिगेशन टीम के पास कोई गवाह नहीं था, सिर्फ एक मस्टर्ड कार का धुंधला सा डिस्क्रिप्शन था। पुलिस ने दिल्ली के करीब 10,000 पुराने गैरेजेस और कार पेंटर्स की लिस्ट बनाई। सबसे बड़ी चुनौती थी फॉरेंसिक सबूत। लेकिन जब गीता की बंद मुट्ठी को लैब में खोला गया तो वहां से कुछ इंसानी बाल मिले। संजय के कपड़ों पर इंजन ऑयल और ग्रीस के धब्बे मिले। ये वो बारीक सुराग थे जिन पर पूरा केस टिका हुआ था। फॉरेंसिक साइंस ने तेजी से काम करना शुरू किया। पुलिस ने समझ लिया था कि कातिल कोई गैराज से जुड़ा आदमी है। कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा का कैरेक्टर ग्राफ इस दास्तान का सबसे दर्दनाक पहलू है। एक नेवी ऑफिसर जो बड़े बड़े तूफानों से टकराया, आज अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर हर मोड़ पर खड़ा था। गीता की मां ने खाना पीना छोड़ दिया था। उनका घर जो कभी बच्चों की हंसी से महकता था, अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश था। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ रो पड़ा। उन्होंने सारी जिंदगी देश के लिए लड़ाई लड़ी थी और आज उनका अपना घर उजाड़ दिया गया था। कैप्टन ने ठान लिया था कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये उनका एक पिता के तौर पर संकल्प था। इन्वेस्टिगेशन तब मोड़ पर आई जब मस्टर्ड फिएट कार का सुराग मिला। कार एक शातिर चोर की थी जिसका रिकॉर्ड क्राइम ब्रांच में पुराना था। पुलिस ने जब उसके ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से गीता का एक स्कूल बैग मिला। मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी थी। मुजरिमों के नाम सामने आए, रंगा और बिल्ला। ये दोनों कोई साधारण चोर नहीं थे, बल्कि दरिंदगी की हद पार कर देने वाले पेशेवर मुजरिम थे। उन्हें पता चला कि पुलिस उनके पीछे है तो वो कालका मेल पकड़कर दिल्ली से भाग निकले। उन्हें लगा कि वो भीड़ में छुप जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 2012 की मीडिया ने उनका चेहरा हर घर तक पहुंचा दिया था। 8 सितंबर 2012 को रंगा और बिल्ला कालका मेल में सवार हुए। उन्हें लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन ट्रेन में सवार कुछ फौजी जवानों ने देखा कि 2 आदमी अजीब तरह से डरे हुए हैं और उनके हाथों पर ताजे जख्म हैं। उन फौजियों को अपने कैप्टन के बच्चों का दर्द याद था। उन्होंने बिना देरी किए उन्हें दबोच लिया। इंटेरोगेशन रूम में जब रंगा और बिल्ला को लाया गया तो वो हंस रहे थे, लेकिन जब गीता की मुट्ठी में मिले बालों का डीएनए रंगा से मैच हुआ तो उसकी हंसी गायब हो गई। संजय के हाथ पर इंजन ऑयल के वही निशान थे जो बिल्ला की कार में मिले हुए थे। शैतानों का खेल खत्म हो चुका था। डीएनए रिपोर्ट ने तीनों मुजरिम, कार और विक्टिम का घिनौना सच बयां कर दिया। गीता ने मरते दम तक रंगा के सर से बाल नोचे थे। वही बाल उसकी मौत का सबूत बन गए। संजय ने बिल्ला के हाथ पर जो काटा था उसके निशान आज भी उस दरिंदे के हाथ पर ताजे थे। कोर्टरूम में जब कैप्टन चोपड़ा ने अपनी गवाही दी तो सन्नाटा छा गया। उन्होंने बताया कि कैसे संजय हमेशा कहता था, पापा मैं बहन को कुछ नहीं होने दूंगा, और उसने वही किया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। इन दरिंदों को जीने का कोई हक नहीं है। आज ये केस कानूनी तारीख में एक केस स्टडी बन चुका है। इसने सिखाया कि पुलिस की 1 मिनट की देरी कितनी भारी पड़ सकती है। इस केस के बाद ही दिल्ली में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और गीता संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड्स का गठन हुआ। यह केस स्टडी हमें दिखाती है कि अगर पुलिस शुरुआत में ही चेकिंग पॉइंट्स पर सख्ती करती तो शायद वो मस्टर्ड कार कभी रिज रोड तक पहुंचती ही नहीं। संजय और गीता की बहादुरी ने उन्हें मरकर भी अमर कर दिया।
उनका नाम आज भी हर बच्चे के लिए एक मिसाल है। कैप्टन चोपड़ा और उनकी पत्नी ने एक ही दिन में अपने दोनों चिरागों को खो दिया। उनका घर, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और यादें बची थी। कैप्टन ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी ताकि किसी और के बच्चों के साथ ऐसा ना हो। उनका घर आज भी वैसा ही है। बच्चों की किताबें, उनके कपड़े, सब कुछ वैसे ही रखे गए हैं। यह उनका अपने बच्चों के प्रति प्रेम है। पूरा देश उनके इस दर्द में उनके साथ है। उनकी हिम्मत को हमारा सलाम है। दोस्तों, रंगा बिल्ला केस हिंदुस्तान की कानूनी तारीख का सबसे चैलेंजिंग केस माना जाता है। इसने सिखाया कि कानून के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, कभी कभी मासूमों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। संजय ने 14 साल की उम्र में जो बहादुरी दिखाई, वो आज भी हमें प्रेरणा देती। लेकिन हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां किसी बच्चे को बहादुर बनने की जरूरत ही ना पड़े। इंसाफ मिला, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। आपको यह दास्तान कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने बच्चों को सुरक्षित रखें और उन्हें इतना मजबूत बनाएं कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।